डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं सेल के तीन मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या आप जानते हैं सेल जो है अपने अंदर किसी भी सॉल्वेंट को या वाटर मॉलिक्यूल को कैसे अंदर या बाहर लेता है? यदि नहीं तो आप वीडियो में बने रहें। इसके अलावा और भी कई जानकारियां आज हम लोग हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना देर किए हम आपको लिए चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से पार्ट हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये तीन मुख्य पार्ट हैं। प्लांट सेल में हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहला टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन क्या है इसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये आउटर लेयर है। क्या? इट इज द आउटर लेयर। इट इज द आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक। तो एनिमल सेल के सबसे बाहर का जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो हम पहले रफली एक डायग्राम बना देते हैं सेल एनिमल सेल का। रफली एक डायग्राम हम बनाते हैं एनिमल सेल का। ये हो गया एनिमल सेल का रफली डायग्राम, और इसको मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। तो ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इट इज क्लियर? तो अब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन हम लोग समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। जो सेल के बाहर यानी एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में ये जो है सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, यानी बाहर जो होता है वो सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लांट सेल में बाहर क्या होता है? सेल वॉल। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल भाषा में पहले समझते हैं। सिंपल भाषा में ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो बगल में फिगर है इस फिगर को समझ लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे गोला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और इसमें हम टेल लगा रहे हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम टेल लगा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे सबसे पहले हम दो बात करते हैं। इस ये जो पोर्शन है पहले पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में ये जो
गोला सा पार्ट है या सर्कुलर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ये जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये हेड वाला जो पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का, मतलब वाटर लविंग होता है। क्या होता है? वाटर लविंग नेचर का है। इसके बाद जो ये टेल वाला रीजन है, ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी वाटर हेटिंग होता है। क्या होता है? वाटर हेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, इतना बात कंफर्म हुआ। चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल गया मेम्ब्रेन में, ठीक है, एक हेड पोर्शन है, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। दूसरा आपने ये समझा कि जो टेल रीजन होता है इसका, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर हिटिंग नेचर का होता है। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का। ये वाला रीजन जो दिखाया गया है ये साइटोसॉल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये पूरा जो है ये है आपका पूरा मेम्ब्रेन। क्या है? पूरा मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। और ये वाला जो रीजन है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी हेड जो है ऊपर का, और आप पे नीचे साइड का बोल सकते हैं, लोअर साइड का 20 एंगस्ट्रॉम ये वाला भी है। और ये जो बीच का है, यहाँ पे जो बीच में है जो टेल रीजन है ये 35 एंगस्ट्रॉम का है। इस प्रकार से टोटल इस कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना हो गया? इसका थिकनेस कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रॉम। इतना क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें। यहाँ देखिए ये क्या है? ये जो गोला है, सर्कल है, सर्कुलर नेच है, ये है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है, हेड हमारा कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का। ये नीचे में यानी लोअर साइड यानी साइटोसॉल के साइड जो है ये सर्कल जो है ये क्या है? ये है हेड। क्या है? हेड। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, हेड के भी दो लेयर हैं। एक जो है एक्स्ट्रा सेलुलर के साइड है और एक जो है साइटोसॉल के साइड में है। बट इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? ये जो टेल रीजन है, ये जो टेल है, ये टेल है। ठीक है, ये जो टेल रीजन है ये इन दोनों लेयर को क्या करता है? सेपरेट करता है, यानी किसको? हेड वाले लेयर को। ठीक है, ये जो टेल रीजन है कैसा रीजन है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मीन ये है कि ये जो लेयर होती है ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कैसे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और दोनों लेयर एक अल्टरनेट ये कह सकते हैं, दोनों लेयर जो है एक कंटिन्यू पाए जाते हैं, यानी इनके बीच में कोई दूसरा लेयर नहीं होता है, इसलिए हम लोग बाई लेयर बोलते हैं। और ये बना किसका है? फॉस्फोलिपिड्स का बना है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के दो लेयर पाए जाते हैं, कंटिन्यू पाए जाते हैं, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर भी बोलते हैं। ये लेयर समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसके सरफेस पे और इनके अंदर
धसे होते हैं, तो जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं उनको हम लोग इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो है पूरा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, ये वाला प्रोटीन पूरा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इम्बेडेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे ये ये प्रोटीन, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रोटीन का दूसरा नाम जो है पेरिफेरल प्रोटीन है। क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। इट इज क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब आपको यदि जानकारी हो गई तो थोड़ा सा हम इसको एक बार और समझाना चाहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, चलो, सेल मेम्ब्रेन में हम लोग बात करते हैं क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, दूसरा लिपिड पाया जाता है, और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा इस प्रकार से, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, यानी हेड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों होते हैं। मेम्ब्रेन के दो लेयर हो, आप ये कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल। दोनों पार्ट में जो ये हेड है, जो सर्कुलर है यहाँ पे, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ और इनका टेल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये है इसका टेल। ये हो गया टेल। टेल किसका बना है? लिपिड का। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। अब ये पूरा टेल हमने बना दिया, और ये टेल के जो लेयर हैं ये एक दूसरे के बाद कंटिन्यू प्रेजेंट हैं। तो इनके दो लेयर हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बाई लेयर, या बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ठीक है, ये क्या है आपको क्या पता है? दिस इज द हेड। ठीक है, ये कैसा है? दिस हाइड्रोफिलिक है क्या हाइड्रोफोबिक? कमेंट करें। ये है आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मीन ये वाटर लविंग है। ये क्या है? वाटर लविंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं, सॉरी, इसी कलर को इसी में कलर चेंज कर दे रहे हैं। यही रहो भाई, तुम चेंज मत हो जाओ। ये ठीक, यहाँ पे हम ये क्या है? ये है आपका फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बाई लेयर, यानी फास्फोलिपिड के दो लेयर हैं, नंबर 1 ए नंबर 2। इन दोनों लेयर को हम लोग मिलाकर कहते हैं फास्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, अच्छा, फास्फोलिपिड बाई लेयर, इसका नेचर कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कैसा? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर का मीन क्या है? मतलब वाटर हेटिंग होता है। वाटर हेटिंग होता है।
ये जो जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, या आप ये कह सकते हैं जो बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड है, ये क्या है, ये टेल रीजन है। क्या है, टेल रीजन है। ठीक है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। अब इस प्रोटीन के अंदर, ठीक है, अब हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप ये देखिए पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये दो ठो और बचे हैं, तुम भी चले जाओ, चले गए। अब देखिए ये लिप में जो मेम्ब्रेन है, अब इसका थिकनेस कितना है, आपको मैंने बताया था कितना थिकनेस है जी, 75 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, इसको मैं इस साइड कर दे रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर चले जाओ तुम, चलो। ठीक, इसका थिकनेस कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें से हेड का थिकनेस कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बीच वाला कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम। टोटल हो गया 35 एंगस्ट्रॉम, 75। टोटल कितना हो गया, 75। इस तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम। इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। किसका थिकनेस, मेम्ब्रेन का। किसका, मेम्ब्रेन का। अब इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड, आप लोग फ्लूइड फुडेक वो मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनता कैसे है, इसको समझिए। इस मेम्ब्रेन के ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सरफेस भी बोल सकते हैं। कौन सा, एक्सटर्नल सरफेस। कौन सा, एक्सटर्नल सरफेस। अच्छा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं हटा दूं पूरा। ठीक है, यहाँ से हट जाओ जी, तुम हटो, हटो एकदम, बिल्कुल ये सब हट गए। ठीक है, यहाँ भाई गोला लग जाओ। देखो ये बाहर की साइड है, तो हम बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल साइड है, किसका, मेम्ब्रेन का। और ये अंदर की साइड है, यानी साइटोसॉल की साइड है, तो बोलते हैं हम लोग इंटरनल साइड। ठीक, देखो देखो, अभी मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है कुछ प्रोटीन इसके ऊपर सरफेस पे पाए जाते हैं, या थोड़ा सा इसके अंदर होते हैं, थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होते हैं, ऐसे ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, मेम्ब्रेन के इसी नेचर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए, अभी आपने मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के बारे में समझा, इसका थिकनेस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। तो मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन हैं, और इसी से हम लोगों को पता चलेगा कि यदि सेल को किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर, तो वो कैसे लेता है। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये समझते हैं। ये
शेप प्रोवाइड करता है। किसको? सेल को शेप प्रोवाइड करता है। पहला काम सेल को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? जो सेल का इंटरनल और इंटरनल मीडियम होता है उसे इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। क्या करता है? इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। समझिए इसको। सपोज दैट मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल पार्ट है, और ये जो है पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन। तो आप ये कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के इंटरनल पार्ट और इन्वायरमेंट को सेपरेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। यानी सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये लिमिटेड में कह सकते हैं, या लिमिटेड मोलिक्यूल को ही सेल के अंदर, ठीक है, इन और बाहर जाने और आने के लिए परमिट करता है। ठीक है, आने और जाने के लिए परमिट करता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं आ सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे पहला, सपोज दैट ये सेल है। क्या है? सपोज दैट ये सेल है। मैं सेल बना दूं, ठीक, ये सेल हो गया। ये हो गया सेल, ठीक, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अलावा और भी सेल हैं। मान लीजिए एक सेल और मैं बना दे रहा हूँ, ये भी सेल है, ठीक है, ये भी सेल है। तो इसको मान लीजिए आप मल्टीसेलर। अब ये पूरा जो है एक बॉडी बन गई। ये क्या बन गई? बॉडी बन गई। ठीक है, अब इस पूरे बॉडी में ये पूरा क्या बन गई है? बॉडी। अब इस पूरे बॉडी में आप ये समझ लीजिए कि कई सेल हैं। क्या है? कई सेल हैं, मल्टी सेल हैं। तो अब मान लीजिए इस सेल में वाटर की कमी हो गई। इस सेल में क्या हो गई? वाटर की कमी हो गई। ठीक है, किसकी? वाटर की कमी हो गई। ठीक है, मान लीजिए इस सेल में वाटर जो है लो अमाउंट में है। क्या है? लो अमाउंट में। ठीक, अब जब लो अमाउंट में होगा तो इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आप ये बोलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या तो आप कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? जो बगल की सेल है, इस सेल में वाटर है, ठीक है, या यदि इन सेल के बीच में वाटर प्रेजेंट है। क्या है? या इस सेल के बीच में यदि वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो वाटर से इन सेल के बीच में जो प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला, ये जो वाटर इन सेल के बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या करेगा? ये मूव करेगा कहाँ? इनसाइड। ठीक है, कहाँ मूव करेगा? इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को समझिए। इस प्रकार से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कब तक आएंगे? जब तक इसका और इसका दोनों का, ठीक है, मान लीजिए इसको हम ए नाम दे रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका हमने नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी। जब तक ए और बी में दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, जब तक ए और बी का वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? ए से बी में ही आएगा। पहली बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि यदि यहाँ पे जो सेल के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल
लो है, यानी इसमें कम है, ठीक है। और ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है और ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है, इन दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चला आएगा, यहाँ, यहाँ से निकल करके यहाँ चला आएगा। देखो ये क्यों कैसे होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा। इतना बात समझ में आया। तो ये सभी मॉलिक्यूल को परमिट नहीं करेगा। आप कहिए कि जो मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के अंदर से होकर के जा सकते हैं, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं, उस पोर के माध्यम से जो अंदर जा सकते हैं उन्हीं को परमिट करेगा, सभी को परमिट नहीं करता है, ठीक है, सभी को अलाउ नहीं करेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। अभी आपने ये देखा कि वर्क करता है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। कैसा काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम ऑलरेडी करता है। मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा हम लोग एक स्पेशल वर्क समझते हैं इसका ओलिगोसेक्राइड के बारे में। किसके बारे में, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है नेम प्लेट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, नेम प्लेट, ठीक है। नेम प्लेट का मीन क्या है, देखो ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, एक मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, मेम्ब्रेन। सपोज दैट मैं एक मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, इसको ऊपर एक मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये हो गया एक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन, ये भी मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। अब ये सर्कल मैंने बना दिया तो ये हो क्या गया, सेल हो गया। क्या हो गया, सेल हो गया। ये भी क्या है, सेल हो गया। अब ये इसको मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी, ठीक है। अब ये सेम सेल है या डिफरेंट, मैंने नाम दिया है, मैंने केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट नहीं किया। क्या, केमिकल कंपोजिशन मैंने डिफरेंट नहीं किया। इसका एक एग्जांपल रख दे रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ऐसे इसको मैं एक एग्जांपल, मान लीजिए दोनों जो हैं, ये मान लीजिए ए और बी जो हैं, ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया ही है। क्या है, बैक्टीरिया ही है। क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो ये और ये वाला बैक्टीरिया ये कैसे जानेगा कि ये बी वाला जो है ये भी बैक्टीरिया है। मतलब ये वाला जो सेल है, यानी ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये कैसे जानेगा कि ये बी वाला भी बैक्टीरिया है। तो ये जानता है जो सेल के ऊपर जो ओलिगोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट की जो चैन होती है, इस चैन से जानता है। जो कार्बोहाइड्रेट कैसे इस प्रकार से चैन निकला रहता है, इस चैन से जानता है कि ये जो है बैक्टीरिया ही है। तो ये जो ओलिगोसेक्राइड है ये नेम प्लेट की तरह काम करता है। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे और क्या वर्क हैं इसको समझाते हैं। देखो अभी हमने नेम प्लेट के बारे में जाना, यानी ओलिगोसेक्राइड से, यानी ओलिगोसेक्राइड से ये आइडेंटिफाई होता है सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एक्सोसाइटोसिस का मीन क्या है, बॉडी के अंदर से किसी भी मटेरियल को रिमूव करना, ठीक है। तो आप लोग अमीबा को जानते हैं, ये मैंने बना दिया अमीबा, ये मैंने बनाया अमीबा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, अमीबा का। अब अमीबा में क्या कोई स्पेशल कोई पार्ट है या एरिया है, या तो आप ये कह सकते हैं कोई ऑर्गन है, ठीक है, जो इसके बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भरे होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए कोई है, कोई ऐसा रीजन या कोई ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसा स्पेशल पार्ट है? नहीं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसके बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल हो उसे रिमूव करने के लिए। तो कैसे रिमूव करता है,
ये रिमूव करता है सेल मेम्ब्रेन के रैप्चर होने पे। जो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना ही इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सेल क्या करती है, एक्सोसाइटोसिस का भी काम करती है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडोसाइटोसिस के बारे में। किसके बारे में, इंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो इंडोसाइटोसिस के दो पार्ट हैं। ठीक है, इंडोसाइटोसिस का मीन क्या है, मतलब बॉडी के अंदर किसी भी चीज को, बॉडी के अंदर, ठीक है, कहाँ, बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, बॉडी के इनसाइड लेना, इनसाइड लेना ही क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस को समझते हैं, कैसे इंडोसाइटोसिस होता है, इसको आइए समझते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ इसी में। देखो अमीबा का ही एग्जांपल मैं लूंगा। ये सपोज दैट दिस इज द अमीबा, दिस इज द अमीबा बॉडी, दिस इज द अमीबा। ठीक है, इसको बेस से ही थोड़ा सा फिगर कम समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये मैं बना दिया इसको, ये हो गया ये अमीबा। अमीबा का ये हो गया स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट भी बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया का क्या काम है, देखिए स्यूडोपोडिया का दो काम यहाँ पे है। पहला है ये लोको मोशन में हेल्प करता है, पहला हो गया। दूसरा ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इतना बात कंफर्म। अब इसे समझिए कैसे होता है। ठीक है, ये अमीबा का ही फिगर है। अब यहाँ पे मैं पैरामीशियम को ला करके रखता हूँ, किसको, पैरामीशियम को। पैरामीशियम क्या है, इससे छोटा होता है। पैरामीशियम क्या होता है, इससे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, इससे छोटा ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए मैंने पैरामीशियम को यहाँ पे रख दिया ला करके। ठीक है, हो गया आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम इससे छोटा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने स्यूडोपोडिया को, किसको, अपने स्यूडोपोडिया को ये यूं ऐसे बड़ा कर लेगा, अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे बड़ा कर लेगा, और ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये अमीबा कहाँ चला गया, इसके अंदर। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना दे रहा हूँ, देख लीजिए। अब ये पैरामीशियम कहाँ चला गया, इसके अंदर। ठीक, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया पैरामीशियम इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के डाइजेस्ट करके ये अपना फूड मटेरियल लेगा। अब जो पैरामीशियम है ये सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। तो जब कोई भी सेल किसी सॉलिड पार्ट को अपने बॉडी के अंदर लेती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मतलब टेकिंग ऑफ द सॉलिड फूड मटेरियल इनसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। क्या, टेकिंग ऑफ solid food materials inside of cell that is called phagocytosis। अच्छा, अभी आपने इसको देख समझा, अमीबा को अपने बॉडी के अंदर WBC होता है। क्या होता है, WBC। ठीक है, WBC जो है इसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स बोलते हैं। ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करता है, इसमें भी फैगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी के अंदर
इंटर करते हैं उसको ये क्या करता है, इंगल्फ करता है। जैसे अमीबा इंगल्फ करता है वैसे WBC भी इंगल्फ करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा जो WBC है, ठीक है, कौन, WBC है जो है, WBC जो है ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्या, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। तो फैगोसाइटोसिस समझ में आ गया। सॉलिड, हाँ जी, सॉलिड पार्टिकल्स कह लीजिए, सॉलिड पार्टिकल कह लीजिए, पार्टिकल कह लीजिए, या आप कह सकते हैं सॉलिड फूड। क्या बोल सकते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल। क्या, सॉलिड फूड मटेरियल। मटेरियल जब बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, बॉडी, बॉडी का मतलब, सॉरी, बॉडी का मतलब यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का है। क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। दूसरा वर्ड आपने देखा है पिनोसाइटोसिस। दूसरा वर्ड आपने क्या देखा, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को आप बहुत आसान, पिनो, पिनो मतलब पीना। क्या, पीना। हम लोग पीते क्या है, लिक्विड को। क्या, लिक्विड को। एक मिनट, पीनो का मतलब समझ लीजिए पीना। हम लोग क्या पीते हैं, लिक्विड को ही पीते हैं, ठीक है। तो जब सेल वाटर को, किसको, वाटर को ड्रिंक करती है, ड्रिंक करती है, या आप बोल सकते हैं बॉडी के, सॉरी, या सेल के अंदर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, समझ में आया। यानी जब जो सेल है लिक्विड को क्या करती है, बॉडी के अंदर लेती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आप WBC में भी देख सकते हैं, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं। जब अमीबा जो है किसी भी फूड पार्टिकल को लेता है तो उसके साथ साथ वाटर भी जाता है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आपने समझ लिया इंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस का मतलब सॉलिड पार्ट को बॉडी के अंदर लिया जाएगा, पिनोसाइटोसिस में वाटर को बॉडी के अंदर लिया जाता है। अब अगला काम बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का। किसका बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, भेजना या अंदर आना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है यहाँ पे, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपको दिया है, और दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। क्या हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना हो, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना हो, उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया आसान भाषा में। आइए अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको पूरा क्लीन कर दें। यहाँ पे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन तो सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग इसी में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस, इन दोनों को पढ़ेंगे। तो एंडोस्मोसिस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, जो सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, पहला हम लोग बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। देखो सिंपल डिफ्यूजन को समझिए। मैं दो एरिया बना रहा हूं, मान लीजिए इसको ऐसे, यहाँ पे दो एरिया, इसको हमने नाम दिया ए, इस साइड को, और इस साइड को मैंने नाम दिया बी, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई भी गैस आप रख दीजिए, किसी भी गैस मॉलिक्यूल को रख दीजिए, और इस गैस मॉलिक्यूल का यदि कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है, क्या है कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है, तो ये इधर जिस साइड में गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होगा उधर ये चला जाएगा। तो मान लीजिए दो रीजन है, यहाँ इस रीजन में गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, इस एरिया में चले आएंगे। और कब तक आते हैं, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। कब तक आते हैं, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों का जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब डिफ्यूजन बंद। तो इसे आप कह सकते हैं, जब गैस मॉलिक्यूल, क्या व्हेन गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम high concentration area to low concentration area, that is called the diffusion या सिंपल डिफ्यूजन। मतलब हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया के साइड में जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के बाद अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस को। किसको देखेंगे, ऑस्मोसिस को देखेंगे, ऑस्मोसिस को, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ध्यान से समझें। देखो ऑस्मोसिस यहाँ पे ये है ऑस्मोसिस, ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, बट ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ऑस्मोसिस क्या है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, ठीक, किसका, सॉल्वेंट। व्हेन solvent or water molecule move from high concentration area to low concentration area, that is called the low concentration area through semi permeable membrane semi permeable membrane या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आप सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी वाटर मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया के साइड जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये डिफ्यूजन हो गया, डिफरेंट हो गया एक ठो। आप डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी पा गए। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये किसी एक कंटेनर के एक एरिया से दूसरे एरिया में हो सकता है। बट ये जो ऑस्मोसिस है इसमें मेम्ब्रेन होता है और इसमें ये सेल में होता है। कहाँ होता है, सेल में होता है। अब ऑस्मोसिस जो है दो प्रकार के होते हैं। आप ऑस्मोसिस को जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सॉस्मोसिस, ठीक है। क्या होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सॉस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस क्या है, इसको समझते हैं। देखो जब सेल के अंदर, क्या, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, ठीक है। जब सॉल्वेंट
या वाटर मॉलिक्यूल कहाँ इंटर करता है? सेल के अंदर। कहाँ? सेल के अंदर वो इंटर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। जब सॉल्वेंट या वाटर जो है सेल से बाहर जाए, कहाँ जाए? सेल से बाहर, आउट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जास्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस में क्या हुआ? वाटर सेल के अंदर गया। एक्जास्मोसिस में क्या हुआ? जो वाटर है वो सेल के बाहर जा रहा है। ये हो गया एक्जास्मोसिस, एक्जास्मोसिस। और यहाँ वाटर सेल के अंदर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई रहेगा, एंडोस्मोसिस। इट इज क्लियर? चलिए आइए इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। आप रेजिन को जानते होंगे, अगर रेजिन को नहीं जानते हैं तो ग्राम को जानते होंगे, ठीक है। आप अपने आसपास में देखते होंगे या अपने घरों में देखते होंगे रेजिन। रेजिन को, ठीक है, पहले ये श्रिंक होता है। कैसा होता है? श्रिंक होता है, ठीक है। ये हो गया रेजिन, और इसमें ये मैंने डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया? वाटर, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए जब छोड़ देते हैं तो ये रेजिन क्या होता है? स्वेल हो जाता है। रेजिन क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। स्वेल क्यों होता है? क्योंकि वाटर इसके अंदर जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर इसके अंदर जाता है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है इस सेल के अंदर चला जाएगा, यानी रेजिन के अंदर चला जाएगा। रेजिन ले लीजिए चाहे ग्राम, जब अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वेल। पहले ये क्या था? श्रिंक फॉर्म में था। कैसा था? पहले श्रिंक था। ये क्या था? कैसा था? श्रिंक था, ठीक है। ये कैसा था? श्रिंक था। अब क्या हो गया? स्वेल हो गया। क्या हो गया? स्वेल। तो स्वेल किसके कारण हुआ? एंडोस्मोसिस के कारण। किसके कारण? एंडोस्मोसिस के कारण, ठीक। अब इसी को, अब यहाँ पे देखिए, जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, यहाँ भी ये जो मैं रेड कलर का पहले दिया था, ये वाटर है, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी ये इसके अंदर गया, ठीक है। चलो, अब इतना बात समझ में आ गया। अब एक्जास्मोसिस को समझिए। अब ये क्या है? स्वेल है। क्या है? स्वेल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इसको ऐसा रख लिया, मान लीजिए स्वेल है, ये स्वेल है। अब इसको मैं डालूंगा NaCl में। किसमें? NaCl के सॉल्यूशन में। किसके? NaCl के सॉल्यूशन में। NaCl के सॉल्यूशन में जब इसको मैं NaCl के सॉल्यूशन में डालूंगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर है, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, मान लीजिए ये देखो, ठीक। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर है, रेजिन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये कहाँ आएगा? बाहर, ठीक है, बीकर में चला आएगा। और जब बीकर में चला आएगा तो कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। फिर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रिंक। कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो श्रिंक क्यों हुआ? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसका कहाँ आया? बाहर आया। वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जास्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्जास्मोसिस। इतना बात समझ में आया? तो आपको एंडोस्मोसिस समझ में आ गया, एक्जास्मोसिस समझ में आ गया, ठीक। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली बात क्या है? ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस समझ में आ गया। ऑस्मोसिस के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एंड ऑस्मोसिस, और दूसरा कौन सा है? एज ऑस्मोसिस, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, जब सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है, कहाँ? ठीक है, मूव
इनसाइड ऑफ सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। जब सॉल्वेंट या और वाटर मॉलिक्यूल मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। अभी आप लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। तो स्टूडेंट, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तो इस क्लास में आपने क्या सीखा? तो पहला आपने ये सीखा कि सेल के 3 कौन से मुख्य पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है।